तो अभी तक आप लोगों ने यही देखा कि किस तरह से लाइबनिज का जो चिदनुवाद है, लाइबनिज के जो मोनड हैं वो बिल्कुल बंद हैं, गवाक्षीण है, यानी कोई भी विंडो उनके अंदर नहीं है। ये बिल्कुल कंसस है, चेतना है, चेतना का स्तर अलग अलग है। तो इस और इनको इनके अंदर ही पूरी दुनिया है, इनको किसी एक को दूसरे से एक्सचेंज करने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब लाइबनिज ने क्या कहा, लाइबनिज जो है डेकार्ते और स्पिनोजा से आगे निकल जाते हैं, और जहां पे डेकार्ते ने माइंड एंड बॉडी के कॉम्बिनेशन के लिए एक और यहां पे गॉड को मान लिया था, वहीं पर इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेकार्ते का क्रिया प्रतिक्रियावाद। वहीं पे स्पिनोजा ने माइंड एंड बॉडी को पैरेलल माना था, समानांतर है, ठीक है। अब यहां पे ये क्या करते हैं लाइबनिज, ये माइंड एंड बॉडी यानी जड़ और जो मन है या चेतन या अचेतन का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ही गायब कर देते हैं। यानी ये चीज एक्सट्रीम लेवल पे लाइबनिज में देखने को मिली, जो अभी आपने चिदनुवाद में देखा। अब आपके मन में सवाल आएगा, जब लाइबनिज कहते हैं कि सब कुछ चेतन है, सब कुछ कंसस है, यहां पे अचेतन है ही नहीं, अचेतन यानी मटेरियल कुछ है ही नहीं, जड़ पदार्थ है ही नहीं, तो हम डेली पहाड़ को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, रोड को देखते हैं, घरों को देखते हैं, किताब कॉपी को देखते हैं, तो दिखता तो है, राइट, दिखता तो है कि ये मटेरियल वाली चीजें हैं। पहाड़ को तोड़कर कोई भी शेप देते हैं, लकड़ी को काटकर कोई भी शेप देते हैं, और इसको हम डे टू डे लाइफ में कहते हैं कि ये मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये जड़वादी चीजें हैं, ये भौतिकवादी चीजें हैं, और ये एक्चुअल में मटेरियल है, एक हार्ड मटेरियल है जो अपने से कुछ नहीं करता। एक पत्थर के टुकड़े को अगर हम कमरे के अंदर रख दें, एक टेबल को हम जहां चाहे वहां रख दें, और अगर उसको सालों नहीं छुए तो वहां से हिलेगा नहीं। पत्थर को जहां रख दिया वहां से अगर हम उसको सालों नहीं छुए, तो ना वो साइज बढ़ेगा ना कुछ होगा, वो जस का तस पड़ा रहेगा, हिलेगा भी नहीं। अगर वो कंसस होता, चेतन होता, तो कुछ तो मूवमेंट होता। जैसे पेड़ में दिखता है, ट्रीज को दिखता है ना कि वो बढ़ रहा है, चौड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है टाइप, तो फिर यहां पे मामला फंसा। अब लाइबनिज को जवाब देना था, और लाइबनिज कह चुके थे कि मोनड्स जो होते हैं वो गवाक्षहीन होते हैं, विंडोलेस होते हैं, आपस में कुछ भी एक्सचेंज नहीं करते। चलो ठीक है, इसके साथ ही वो पूरी तरह से जो है वो चेतन ही है, वो चेतन है, और उसके अंदर मटेरियल टाइप की कोई चीज है ही नहीं। यानी लाइबनिज के अकॉर्डिंग जड़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यही जब आप कंपेयर करोगे तो जैन भी कहते हैं, इंडियन फिलॉसफी में जैन कहता है कि कोई भी चीज मटेरियल नहीं है। हाँ, उसके अंदर भी आत्मा का अंश है, लेकिन बहुत कम है, चेतना है उसमें भी, बट बहुत कम कंसियसनेस है। वही बात ये भी कहते हैं। अब इसके लिए इन्होंने दो चीज को दिया है, एक को कहते हैं मूल जड़ता, एक को कहते हैं गौण जड़ता। इसको मेटेरिया प्राइमा, और इसको कहते हैं मेटेरिया सेकेंडा। ठीक है, मेटेरिया प्राइमा और मेटेरिया सेकेंडा दो है। मेटेरिया प्राइमा जो है वो मूल जड़ता है, मेटेरिया सेकेंडा जो है गौण जड़ता है। और यही वो दो चीज है जिसके कारण हमें चीजें किस रूप में दिखती है, हमें चीजें ऑब्जेक्ट के रूप में भी दिखती है, और हमें चीजें जड़ के रूप में भी दिखती है, यानी मेटेरियल के रूप में भी दिखती है। अदरवाइज सब कुछ जो है ना एनर्जी है, जो मोनड्स है हर एक चीज एनर्जी है। लेकिन हमें क्यों दिखता है कि ये मार्कर है, ये हार्ड है, मार्कर है, ये क्यों दिखता है? सिंपल सी बात है, आप सोचो तो हम इसको कहेंगे ना, अरे ये प्लास्टिक के मटेरियल से बना है। लाइबनिज कहेंगे नहीं, ये भी मोनड्स है, ये भी चिदनु है, इसके अंदर भी कंसियसनेस है। समझ में आ रहा है? दरअसल वो कहते हैं प्राइमरा मेटेरिया या मेटेरिया प्राइमा और मेटेरिया सेकेंडा के कारण ऐसा होता है, जहां
जो मेटेरिया प्राइमा है ये जिसके अंदर जितना होगा वो उतना ही ज्यादा अनकॉन्शियस यानी अचेतन टाइप का दिखेगा। मेटेरिया प्राइमा जो होता है वो जिसमें जितना होगा वो उतना इनएक्टिव दिखेगा, निष्क्रिय दिखेगा, उतना वो पड़ा हुआ सुस्त दिखेगा। इंसानों के अंदर भी देखना, कुछ इंसान प्रोएक्टिव होते हैं, एकदम सुबह 5 बजे उठेंगे, रात में काम करते रहेंगे, प्रोएक्टिव होते हैं। कुछ इंसान बड़ी लेजी थुलथुले टाइप का होता है। तो उस तरह से दो हो गया ना। अब दोनों के अंदर कुछ तो क्वालिटी में अंतर होगा। तो जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक इंसान है उसके अंदर ये प्राइमरा, ये मेटेरिया प्राइमा बहुत कम होता है, और जो बहुत ज्यादा आलसी है, दूसरे मतलब सुस्त टाइप का है, उसके अंदर ये बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये निष्क्रियता को प्रमोट करता है। तो जो मूल जड़ता है वो बेसिकली एक रेसिस्टेंस पावर है, और वो जो एक्टिवनेस है उसको कंट्रोल करता है। तो जिस मोनड के अंदर प्राइमरा मेटेरिया प्राइमा अधिक होगा वो मोनड जड़ जैसा, मेटीरियल जैसा दिखेगा। क्लियर? लेकिन है तो अभी भी एनर्जी, है ना, है तो अभी भी एनर्जी, वो है तो अभी भी वो कॉन्शियसनेस है, लेकिन उसकी मात्रा कम हो गई, उसकी इफेक्टिवनेस में कमी आ गई, क्योंकि प्राइमरा मेटेरिया प्राइमा उसके अंदर डाला हुआ है। इसको दूसरी भाषा में फिर से समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बहुत सारे जानवरों को देखा होगा, एक उसमें कई सारे लाइक पांडा जानवर है, कछुआ जानवर है, ये सब है। अब उसका मूवमेंट कितना स्लो धीरे धीरे एक्चुअली वो क्यों हो रहा है? ये अकॉर्डिंग टू लाइबनिज वो होता है मेटेरिया प्राइमा की कारण। मेटेरिया प्राइमा जिसको मूल जड़ता कहते हैं। तो ये अंश उसके अंदर बहुत है, बंदर के अंदर कम है। बंदर के अंदर कम है, कछुआ के अंदर बहुत अधिक है। तो कहने का मतलब जो जैसा और जिसके अंदर बहुत अधिक होगा वो पत्थर जैसा रहेगा। एक दो जानवर मैंने देखा है टीवी पे, तो वो कुछ भी आफत आ जाए, अगर उसको रोड क्रॉस करना है, बस रोड क्रॉस करना है, उसको अगर 20 मिनट लगता है तो उसको 20 मिनट ही लगे, एकदम स्लो मोशन में हाथ उठ रहा है, ऐसे आपने भी देखा होगा। वो क्या है? उसके अंदर प्राइमा जो है वो बहुत अधिक है। पहले ये, फिर दूसरा देखते हैं। अब मेटेरिया सेकेंडा क्या है, जिसको गौण जड़ता कहते हैं। ये जिसके अंदर होता है वो समूह बनाता है, देखिए ये चिपकाने, ये फेविकॉल का काम करता है। जो प्राइमा सेकेंडा है ना वो मोनड्स को चिपकाने का काम करता है। दिख रहा है? प्राइमा सेकेंडा जो है वो कलेक्टिवनेस को बढ़ावा देता है। तो प्राइमरा सेकेंडा के कारण अक्सर जो कलेक्टिवनेस को यानी जड़ कोई समूहता को बढ़ावा देता है, उसके कारण ये मोनड्स एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिपकने लगते हैं, और उसके कारण ये आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिखाई देना शुरू करते हैं। यही वो दो चीज है जिसके कारण हम इस कॉन्शियस मोनड को मटेरियल के फॉर्म में देखते हैं। पहले ये बताओ, समझ में आया? थोड़ा भी मैसेज कीजिए, थोड़ा भी समझ में आया? समझ में आया ना? फिलॉसफी है ना, थोड़ा समय लगता है, फिलॉसफी में थोड़ा समय लगता है, कोई नहीं। अभी हम लोग एक राउंड और करने वाले हैं, हो जाएगा, तब तक क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, तो समझ में आ गया कि जड़ क्या है? समझ में आ गया जड़ क्या है? तो जड़ क्या होता है? जड़ कुछ होता ही नहीं, मेटेरियल तो है ही नहीं, नॉन लिविंग बॉडीज है ही नहीं, जो भी है सब लिविंग बॉडीज है, और सब एनर्जी है। सारे मोनड्स में एनर्जी है, बट उसके अंदर रेसिस्टेंस, मूल जड़ता जो रेसिस्टेंस प्रतिरोध उत्पन्न करता है, गौण जड़ता जो एक दूसरे को चिपका के रखता है। ये दो चीज के कारण ही
कोई भी चीज मटेरियल के फॉर्म में दिखता है। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने स्टेप देखा था ना, ये ऊपर का जो आत्मा है वो प्योर ईश्वर है, वो प्योर मोनड है जिसके अंदर ये है ही नहीं, प्योर फॉर्म है वो। और जैसे जैसे नीचे आएंगे ये चीजें बढ़ती चली जाएगी, ये चीजें बढ़ती चली जाएगी और लास्ट वाले में इतना बढ़ जाता है कि पत्थर ईंट जो भी आपको दिखता है वो इसी स्टेज पे होता है। तो वो बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट मटेरियल के फॉर्म में दिखने लगता है कि कुछ है ही नहीं अस्तित्व, इसके अंदर लिविंग बॉडीज ये है ही नहीं, बट वो भी अचेतन नहीं है, तो कोई जड़ पदार्थ होता ही नहीं है, बस वो इसके कारण हमें प्रतीत होता है, हमें लगता है। ठीक है, अब यहां पर एक मामला फंस गया। चलो भाई ठीक है, तो आपने जड़ की बात की, आपने बोला यहां पे इन्होंने क्या किया, इसको मैं मिटा देता हूं अभी। हुआ क्या कि भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, लाइबनिज साहब कहना चाह रहे हैं कि मटेरिया प्राइमा है, मटेरिया सेकेंडा है। इसके कारण अभी की जो कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा। इसके पहले हमने मोनड्स को देखा था कि मोनड्स के अंदर क्या है, मोनड्स जो है उसको ये एक मोनड है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है। बोला ये गया कि ये मोनड्स, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये पूरी तरह से लॉक है, ये गवाक्षहीन है। वर्ड यूज किया गया है फिलॉसफी में, और जब फिलॉसफी को लिखें तो फिलोसफिकल टर्म्स का यूज जरूर करना। यानी ये विंडोलेस है, इसके अंदर कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है जिससे कोई दूसरा आ जाए इसमें, या किसी मतलब कुछ भी ऐसा है ही नहीं, गवाक्षहीन है, इसको कुछ लेना ही नहीं है दूसरे मोनड से। ये भी वही है। अब एक तो गवाक्षहीन है, दूसरा इसको कहा जाता है लघु विश्व, स्मॉल वर्ल्ड। यानी हर एक मोनड अपने आप में पूरी दुनिया है और हर एक के अंदर वो पूरी दुनिया दिखती है। जिसके अंदर कंसियसनेस अधिक है, चेतना की मात्रा अधिक है, उसके अंदर वो दुनिया ज्यादा क्लियर दिखेगी, जिसमें कम है उसमें कम क्लियर दिखेगा। लाइक चांद आसमान में वही है पूर्णिमा के दिन, पूरे सवाब पे चांद है, लेकिन उसी पाउंड में या उसी जलाशय में आपको वो चांद की अच्छी तस्वीर या क्लियर तस्वीर नजर आएगी जो तालाब का पानी साफ है। जो जितना धुंधला है वहां पे तस्वीर उतनी धुंधली आएगी। यही चीज मोनड्स के साथ है, यही सारी चीजें इस मोनड्स के साथ है। तो जब कहा गया कि कोई मोनड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, उसको समझता नहीं और सब सेपरेट मोनड्स हैं, तो फिर हमने ऐसे हाथ उठाया और ये हाथ कैसे उठ गया। हम किसी को पकड़ना चाहें, कोई चीज पकड़ कैसे लेते हैं। हम जो सोच रहे हैं वही क्यों हो रहा है, हाथ हिलाने का सोच रहे हैं, हाथ हिल रहा है। तो लाइबनिज क्या एक्सक्यूज देंगे इसके लिए। डिकार्ते तो स्पिनो दे रहे हैं, डिकार्ते कह रहे हैं क्रिया प्रतिक्रियावाद हो रहा है, एक क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है माइंड एंड बॉडी के बीच में। स्पिनोजा कहते हैं कि जितना माइंड सोच रहा है, जितना माइंड एक्सटेंशन ले रहा है, उतना ही बॉडी भी एक्सटेंशन ले रहा है। अब तो वहां पे तो माइंड एंड बॉडी का अंतर था, जड़ तत्व और चेतना का अंतर था, लेकिन यहां तो है ही नहीं, यहां तो सब चेतन हो गया है, मामला तो यहां फंस गया। तब ये एक थ्योरी देते हैं, लाइबनिज का एक थ्योरी है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो थ्योरी को कहते हैं पूर्व अस्थापित, या ऐसे कहा जाता है पूर्व अस्थापित सामंजस्य का नियम, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी। तो ये जो प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी है, ये क्या है? पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम। यहां पे ये यूज करते हैं कि मैंने आपको पहले ही बोला हर एक के अंदर क्या है, पूरी दुनिया है, हर एक के अंदर सब कुछ ऑलरेडी दे दिया गया है। अब होता यह है पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम, लाइक यहां पे एग्जाम्पल ये देते हैं, एग्जाम्पल कोट कैसे करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मोनड्स आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो मोनड जो होता है वो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। दरअसल होता यह है कि कोई इनके पीछे कारण और कार्य का संबंध नहीं है, कोई कारण ऐसा कुछ नहीं लॉजिक है। बाहर से दिखता है कि हम सोच रहे हैं ये काम हो रहा है, तो ये इसने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, इसको इसने किया, नहीं। इनके बीच में जो रिलेशन है वो सहचारी रिलेशन है। एक्चुअली मोनड्स के अंदर ही आंतरिक प्रयासन, इनर एफर्ट का एक गुण डाला गया है। यानी ये मोनड अगर कुछ करने की सोच रहा है और वो उस तरह से एक्ट करना चाह रहा है, तो बाकी सब मोनड्स उसकी अकॉर्डिंग एक्ट करने लगेंगे।
इसको कहते हैं आंतरिक प्रयासन, और इसको एक दूसरे फॉर्म में देखेंगे तो ये कहते हैं सहचारी प्रयासन आप कह सकते हो, जो इनकी क्वालिटी होती है। डेकार्ते स्पिनोजा से आगे निकल रहे हैं, यहां कोई क्रिया प्रतिक्रिया कुछ नहीं हो रहा, कोई कार्य कारण का रिलेशन नहीं है। तो ये चूंकि मोनड्स, एक मोनड्स कुछ भी अपने आप को चेंज, मतलब कुछ भी एक्शन लेता है तो दूसरे मोनड्स उसी के अकॉर्डिंग बदलाव शुरू कर देते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनका इनसे कोई रिलेशन है। इसके लिए लाइबनिज ने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल ये दिया कि जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा के अंदर अलग अलग प्लेयर्स, अलग अलग प्ले करने वाले सब हैं, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई ढोलक, कोई बांसुरी, सब बजा रहा है, और जो श्रोता है वो सुन रहे हैं, ठीक है, उनको एक आवाज दिख रही है, जबकि वो एक्चुअली में एक आवाज नहीं है, एक सुर नहीं है, उसके अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट अलग अलग काम कर रहे हैं। और आपने कभी देखा है क्या कि सामने वाला कोई बजा रहा है अपना जो भी उसके पास धुन है बजाने का, वो बजा रहा है तो वो ध्यान दे रहा है कि तबला वाला क्या कर रहा है? नहीं दे रहा ना। हारमोनियम वाला क्या कर रहा है, बांसुरी वाला क्या कर रहा है, वो ध्यान दे रहा है कि सब अपने अपने सुर और ताल को अपने मिलाने में लगे हैं, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और जो निकल के आता है वो एक दिखता है। यही होता है मोनड्स के अंदर, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि आंतरिक प्रयासन क्या है। आंतरिक प्रयासन के लिए इन्होंने घड़ीसाज का फॉर्मूला दिया। इन्होंने बोला कि मोनड्स जो होते हैं, लाइक घड़ीसाज, एक बार घड़ी बना दिया, उसने घड़ी को पूरा ठीक कर दिया और घड़ी चलने लगी। अब घड़ीसाज उस घड़ी को छोड़ देता है, उसके अंदर बहुत सारे चक्के लगे हुए हैं। अगर आप देखोगे, देखते हो, एक चल रहा है तो पीछे सब एक साथ चलने लगेगा, और वो घड़ी अपना आराम से काम कर रहा है। क्या किसी का ऑर्डर वहां फॉलो किया जा रहा है? नहीं, वो उनका आपस में कलेक्टिव एफर्ट है। समझ में आ रहा है? कलेक्टिव एफर्ट है। यानी इसको इन्होंने कहा, लाइबनिज ने कहा कि ये पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम, लाइक घड़ीसाज ने उस घड़ी में डाल दिया और वहां से हट गए, उसी तरह से ईश्वर ने इनके अंदर वही पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम, आंतरिक प्रयासन, सहकारी प्रयास, ये सारी चीजें डाल रखी है। एक मोनड भी अगर कोई भी हरकत करेगा उसके अकॉर्डिंग और मोनड्स हरकत करने लगते हैं। ये कहा गया है लाइबनिज के द्वारा। यहां पर एक और चीज है, वो ये है कि अगर मान लो इसमें गड़बड़ी हो गई तो जैसे घड़ीसाज घड़ी बना के छोड़ देता है, अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसको फिर ठीक करके छोड़ देता है, उसी तरह से इसके अगर सामंजस्य में कोई दिक्कत होती है तो फिर ईश्वर की एंट्री होती है, उसको ठीक करता है ईश्वर और फिर छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें मोनड्स को लेकर कही गई है। अब यहां पे इसी कॉन्टेक्स्ट में माइंड एंड बॉडी को लेकर लाइबनिज ने थ्योरी दिया है। जो पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम है ना, उसमें बेसिकली माइंड एंड बॉडी को लेकर थ्योरी है। जो डेकार्ते ने क्रिया प्रतिक्रियावाद, लाइबनिज ने समानांतरवाद के रूप में दिया था, वही चीज स्पिनोजा ने समानांतरवाद के रूप में दिया था, वही चीज लाइबनिज क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में देते हैं। लेकिन जहां पे डेकार्ते और स्पिनोजा ने माइंड एंड बॉडी को अलग अलग माना है, वहीं पे स्पिनोजा, यहां पे लाइबनिज नहीं मानते, क्योंकि माइंड एंड बॉडी, बॉडी की सत्ता मानते ही नहीं, जड़ तत्व मानते ही नहीं, मटेरियल मानते ही नहीं। बस उनका बस यही कहना है कि उसके अंदर, मोनड्स के अंदर जो कॉन्शसनेस है उसकी मात्रा बहुत कम है, जिसके कारण वो जड़ जैसा दिखता है। तो ये चीज करके ये माइंड एंड बॉडी को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और ईश्वर का, लाइबनिज के द्वारा जो ईश्वर को समझाने की कोशिश की गई है उसको देखते हैं। सबसे पहले ईश्वर को लेकर लाइबनिज का जो कॉन्सेप्ट है ना, चूंकि इनकी थ्योरी अलग हो जाती है तो ईश्वर का कॉन्सेप्ट भी वहां पे थोड़ा अलग हो जाता है।